स्वामी जी, ध्यान कुछ ऐसा है मेरी समझ में जिसमें जल्दबाजी नहीं हो सकती, जिसमें काफ़ी समय लग सकता है, महीने भी लग सकते हैं, साल भी, और कई जन्म भी हम्म, शायद। लेकिन ओशो भी और आप भी, जैसा मैंने समझा कि वो डायनेमिक पे जोर देते थे कि दूसरी ध्यान विधियाँ काम नहीं करेंगी, तो डायनेमिक अगर आप करोगे तो जल्दी ध्यान में जा पाओगे। और आप योग निद्रा पे जोर देते हैं कि योग निद्रा एक जल्दी करने का तरीका है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंस को हम साइड लाइन कर रहे हैं, कि पेशेंस ना भी है, आप जल्दी में हैं तो आप या डायनेमिक कर लो या योग निद्रा करो। लेकिन पेशेंस मेरी नज़र में प्रथम एवं अंतिम सर्वाधिक महत्वपूर्ण शर्त है। ये पेशेंस है तो आप ध्यान में जा पाओगे, पेशेंस नहीं है तो आप ध्यान में कभी नहीं जा पाओगे। और शायद यही कारण है कि बहुत थोड़े लोग उपलब्ध होते हैं ध्यान को। तो फिर आप ध्यान को शॉर्ट क्यों करते हो या क्यों करने के प्रयास करते हो? मैं डायनेमिक के संबंध में यहाँ बात करूंगा तो कहीं ना कहीं बात बिगड़ती है। मैं योग निद्रा के संबंध में बात करता हूँ। योग निद्रा के प्रोसेस से अभी आप गुजरे नहीं। योग निद्रा में कहीं भी नहीं ऐसा कहा गया है कि आप शॉर्ट प्रोसेस से कुछ हो सकता है। योग निद्रा में सिर्फ इतना खेल है कि आपको आपकी कॉन्शियस का साथ मिल जाता है। हर व्यक्ति जीवन में जो कुछ करता है उसमें वो एक भय के साथ करता है, कहीं ना कहीं एक भय होता है, चाहे वो पाने का भय हो चाहे वो खोने का भय हो। पाने का भी भय ही होता है, क्योंकि ना पाना भी खोने का ही एक ढंग है, इसलिए पाना भी भय के कारण ही होता है। तो ये जो भय है ये मेरे देखे इंसान को तब होता है जब वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। लेकिन आप किसका साथ करेंगे? इस साथ के लिए लोग आश्रम बना देते हैं, साथ के लिए लोग ध्यान शिविरों में इकट्ठी भीड़ करते हैं, इस साथ के लिए लोगों ने संघ खड़े किए। लेकिन किसी भी दूसरे व्यक्ति का साथ आपको कभी भी अभय नहीं करता। अभय करने के लिए जरूरी है हमारी ही चेतना का हमें साथ मिलना चाहिए, सहयोग मिलना चाहिए। योग निद्रा की जहां मैं बात करता हूं तो योग निद्रा कुछ इस तरीके की चीज है कि जैसे गंगा पैदा हुई, पहाड़ों से निकली, उसके बाद उसको एक जगह बांध बना दिया गया। बांध बनाने के बाद वो काफी समय वहां रुकी रही, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसका पानी बहता भी रहा। तो आज हालत यह है कि 95% पानी पीछे है और 5% बह रहा है। वो 5% नदी है जिसको हम जीवन मानते हैं। आदमी से अगर मैं आपसे कहूं कि आप हो लेकिन आपकी आत्मा साथ नहीं है, तो पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं मानेगा कि उसकी आत्मा उसके साथ नहीं है। लेकिन वो ये तो नहीं मानता कि उसकी आत्मा उसके साथ नहीं है, साथ साथ वो ये कहता है कि आत्मा के जागरण के उपाय करने हैं। जब संत कहते हैं तो वो मान लेता है। तो जागरण के उपाय क्या हैं? तो मैं इसको इस ढंग से समझाता हूं कि 95% जो आपकी ऊर्जा पीछे रह गई और आपकी नदी बह रही है, तो जो नदी बह रही है वो इतनी हल्की स्पीड से बह रही है कि उसमें गंदगी है, उसमें कचरा है, वो जल्दी से जल्दी सागर तक पहुंच नहीं पाती और गंदा बहुत हो गया है। तो यदि किसी तरीके से वो बांध की 95% ऊर्जा को आजाद किया जा सके तो वो 95% ऊर्जा आपके जीवन में उथल पुथल मचा देती है। लेकिन वो उथल पुथल दो काम करती है। एक तो जो आपकी गंदगी होती है वो भी सागर तक पहुंच जाती है, वो पहले पहुंचती है और फिर आप जल्दी सागर तक पहुंचते हैं। तो योग निद्रा ध्यान की उपलब्धि नहीं है, योग निद्रा आपकी चेतना को आपका साथ जोड़ देना है। जो भी लोग योग निद्रा के प्रयोगों से गुजरे हैं और जिन्होंने भी वो छोटे छोटे नियम पालन किए हैं जो मैंने बोले हैं, वो अचानक पाते हैं कि उनकी जिंदगी में बहुत तेजी से कुछ चेंज हुआ। फास्ट चेंज है। वो फास्ट चेंज कोई एनलाइटमेंट का नहीं है। फास्ट चेंज इस चीज का है कि उनकी जिंदगी में कोई अब और जुड़ गया, वो जो 95% एनर्जी थी वो आजाद हो गई। ऐसी स्थिति में आदमी की जो गंदगी है वो क्या है? गंदगी है जो उसने सामाजिक जीवन में फंसा हुआ, जो उसके मोह माया के लालच, जो उसके छोटे छोटे इच्छाएं हैं पूर्ति ना हो पाना, इन्हीं को गंदगी कहते हैं। तो योग निद्रा के साथ ऐसा होता है कि बहुत तेजी से इंसान के जीवन में
वो चीजें भी होने लग जाती हैं जो वो पहले चाहता था और कर नहीं पा रहा था। क्योंकि चेतना जो है, जो पीछे से पानी छूटा है, उसको इस चीज से लेना देना नहीं है कि वो तुम्हारी गंदगी दूर करे। उसे तो सागर तक पहुंचने की जल्दी है, लेकिन क्योंकि वो सागर तक पहुंचेगी, तुम्हारी गंदगी को हटाए बगैर नहीं ले पहुंच सकती, तो पहले वो तुम्हारी गंदगी पहुंचाती है। तो जब किसी व्यक्ति को उसकी चेतना का साथ मिल जाता है, तो चेतना के साथ वो अपने जीवन को किन्हीं दबावों से मुक्त पाता है। और जब वो दबाव मुक्त हो जाता है, तब उसमें एक पेशेंस आता है जिसकी तुम बात कर रहे हो। पेशेंस, वास्तविक में पेशेंस ही एक चीज है जो पहुंचाती है। लेकिन अगर तुम्हारी चाहतें, तुम्हारे घर की दिक्कतें, तुम्हारे आस पड़ोस में जो तुम्हारी जरूरतें हैं उनकी पूर्ति ना हो, तो पेशेंस कहां से लाओगे? गड़बड़ ये हो रही है, गड़बड़ मेरी तरफ से नहीं हो रही है, गड़बड़ योग निद्रा की तरफ से। मैं कहीं कमिटमेंट नहीं कर रहा हूं कि जल्दी हो जाएगा, बल्कि कुछ लोग ऐसा समझ लिए हों अगर कि योग निद्रा करेंगे और फटाफट सब हो जाएगा, तो ये उनका चिंतन है। मेरे द्वारा कभी नहीं कहा गया। मेरे द्वारा ये तो जरूर कहा गया कि योग निद्रा का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो सभी लोगों पे समान रूप से लागू हो जाता है। क्योंकि योग निद्रा का प्रोसेस जो है वो ना तंत्र की विधि है, ना योग की विधि है, ना ही कोई भक्ति मार्ग है। योग निद्रा शुद्धतम मनुष्य का विज्ञान है, और हम सब चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष मनुष्य हैं, लेकिन पेशेंस तो आएगा। योग निद्रा से एनलाइटमेंट की बात मैंने कभी नहीं की। योग निद्रा से सिर्फ आपकी चेतना का आपसे जोड़ देने की बात कही। फिर ये चेतना जब जुड़ जाएगी तो आपके जीवन में, आपके कर्मों में एक सच्चाई, एक अच्छाई आने लगती है। और वो सच्चाई और अच्छाई आपके अंदर एक ऐसा पेशेंस लगती है जो कभी को आपको मुक्त कर सकती है। मुक्ति की कोई गारंटी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप मुक्त हो जाओ। मुक्ति तो आपकी परिणति है, वो हो सकती है, लेकिन चलना तो आपको पड़ेगा। तो मेरी जो योग निद्रा के संबंध में बात है या लोगों के संबंध में जो सोच है, मेरी सोच ये है कि जहां पे ऊर्जा कम है वहां पे ऊर्जा दो, और जहां पे ऊर्जा ब्लॉकेज हो रही है उसे हटाने की कोशिश करो। तो मैं जो बातें कहता हूं इनसे ब्लॉकेज हटाता हूं, और जो योग निद्रा का प्रयोग है उससे ऊर्जा बढ़ाता हूं। डायनेमिक में क्या है उसके संबंध में मैं अभी यहां पे कोई बात नहीं करूंगा। खुला आसमान सुकून और शांति देता है, फिर भी क्यों साथ नहीं ले पाता? टीवी, फोन का इस्तेमाल मन में बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन एवं कई नकारात्मक प्रभाव पैदा करते हैं, और उनसे क्यों बच नहीं पाता? ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आसान हैं, ये ही लागू नहीं हो पाती, गहन साधना कैसे होगी? तुम्हारा प्रश्न अच्छा है, लेकिन इस प्रश्न में एक भूल है। पहली बात, प्रकृति शब्द में भूल है। मैंने कई बार इस पे बात कही। प्रकृति का शब्द का अर्थ होता है जो कृति से पहले था। तो यदि कहीं पुस्तक में लिखा पढ़ो कि अपनी प्रकृति से जुड़ना ही सच्ची बात है, तो प्रकृति का अर्थ जब कुछ भी नहीं था, जब मैं भी नहीं था, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी नहीं था, तब प्रकृति थी। लेकिन उसी प्रकृति को एक शब्द लिखा गया जो कि प्राकृतिक। तो प्राकृतिक शब्द जब लिखा गया तो उसमें बहुत सी चीजें आई, जिसमें पेड़ पौधे पहाड़ और ये सब आ गए। तो हमें धर्म पुस्तक में पढ़ा प्रकृति, और बाहर जगत में हमने प्राकृतिक। तो इस प्राकृतिक को ही बहुत लोगों ने प्रकृति मान लिया है। ये प्राकृतिक जो है हमको सुकून देता है, जैसा कि तुम्हारा मानना है, लेकिन ये प्राकृतिक चीजें सुकून में हैं, ये केवल भ्रम है। ये केवल भ्रम है। देखो, आप पेड़ पौधों को देखो, पेड़ पौधे आपको शांत लगते हैं। क्यों शांत लगते हैं? कंपैरिजन आप करते हो अपने चलने से और अपने दौड़ने से, अपने जीवन में फंसे रहने से, इसलिए तुम्हें लगता है पेड़ शांत खड़े हुए हैं। लेकिन अगर पेड़ों को चलने की स्वतंत्रता मिल जाए तो पेड़ इतना उपद्रव मचा देंगे पृथ्वी पे जितना तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये कंपैरिजन के कारण लगता है कि पेड़ शांत हैं।
आप आदिवासी कबीलों में मनुष्यों को देखो, वो मनुष्य से अगर कंपैरिजन करोगे तुम इंडियन का, तो लगेगा कि वो शांत है, इंडियन उपद्रव में है। फिर इंडियन से कंपैरिजन करते हैं जब अमेरिकन, तो अमेरिकन कहते हैं इंडियन शांत है, हम उपद्रव में हैं। लेकिन ये आता है हमारे कंपैरिजन की वजह से। एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा, कुछ ध्यान प्रयोग ऐसे होते हैं जो मनुष्य को सुलाने का काम करते हैं, आदमी उसकी बुद्धि मंद कर देते हैं। जैसे माँ बच्चे को लोरी सुनाती है। आप में से कभी कोई व्यक्ति नहीं बता सकता कि लोरी क्या होती है। लोरी का हमें इतना ही पता, सो जा सो जा सो जा सो जा, यही लोरी है। क्या ये लोरी होती है? ये लोरी नहीं है। ये जब स्त्री उसको थपकी दे दे के सो जा करती है, तो इतनी बार वो सो जा के रिपीटिशन सुनता है कि उसे नींद आ जाती। बोर्डम है। लेकिन बोर्डम जो है वो अवेकनेस नहीं है। पश्चिम में जिस समय ओशो गए, उसी समय महर्षि महेश योगी गए। तुमने महेश योगी को लोग बुद्ध पुरुष मानते हैं, उनके चाहने वाले तो उन्हें बुद्ध पुरुष मानते हैं। लेकिन महेश योगी के साथ कोई कंट्रोवर्सी कभी लाइफ में नहीं हुई, कभी सुनी? कोई कंट्रोवर्सी, उनकी कोई भी बात विवादित नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने लोगों को जो मेडिटेशन दिया वो रिपीटिशन था, वो स्लीपिंग थेरेपी। पश्चिम में महेश योगी के संबंध में लोग यहां तक कहने लगे थे कि उनके जो ध्यान के संबंध में लोग कहते थे इज ए बेस्ट ट्रैंकुलाइजर, कि ये बहुत अच्छा नींद लाता है। लेकिन नींद आ जाना अवेकनेस नहीं है। अवेकनेस तो है कि महाभारत के युद्ध के बीच भी कृष्ण आनंदित हैं। अवेकनेस है कि महावीर के कानों में कोई लकड़ी कर रहा है लेकिन महावीर आनंदित हैं। अवेकनेस तो दुनिया के सारे उपद्रवों के बीच शांत खड़े होने की कला है। तो आज जो चारों तरफ हमारे उपद्रव है, ये असल में उपद्रव नहीं है, ये तो जीवन का सहज संघर्ष है जो पेड़ पौधों को भी झेलना पड़ता है। पेड़ पौधे भी उतने उपद्रव को झेलते हैं। कोई मेढक उनके ऊपर टर कर देता है, कोई चींटियां चढ़ जाती हैं। आपको लगता होगा चींटियां कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही पेड़ को, क्योंकि उनकी खून की रगें नहीं है, लेकिन उनको पहुंचाती है। चींटियां अपने तरीके से नुकसान पहुंचाती है, लेकिन पेड़ तो उनको हटा भी नहीं सकते, तो वो उपद्रव है। अब पेड़ कहते होंगे नदी कितनी मस्त है, इसमें चींटियां नहीं लगती। पेड़ कहते होंगे ये पत्थर बहुत अच्छे, इन पत्थरों को कोई तकलीफ नहीं कर सकता। हम देखो मरे जा रहे हैं जीवन के उपद्रव के बीच में। फिर पेड़ों से आप उनसे पूछो, नदियों से पूछो, नदी कहती होंगी ये हवा कितनी मस्त, कहीं बहने का झंझट ही नहीं। ये सब एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करेंगे तो पाएंगे खुद द्वंद्व में है। लेकिन ये तो जीवन की धारा है। जीवन मजे मजे से जीने का नाम नहीं है। जीवन है विपरीत आयामों में अपने को ढाल लेना। एक गुरु भी जब शिष्य को पढ़ाता है तो उसकी परीक्षा लेता है। क्या जरूरत परीक्षा की? जो किताब तुमने खुद ही पढ़ाई उसकी परीक्षा क्यों लेनी? लेकिन परीक्षा ही तो बताती है कि तुमने सीखा क्या। मैं तो कहता हूं ये कम उपद्रव है, और उपद्रव होना चाहिए और होगा आगे चल के। लेकिन आज के उपद्रव में आज का इंसान उसे शांति प्रतीत होती है, लेकिन बूढ़ा आदमी कहता है आज के युवा बिगड़ गए। जबकि उन बूढ़े के पिताजी भी कहते थे कि आज के युवा बिगड़े हुए, हमारे जमाने में ठीक थे। और ये तो रघुकुल रीत सदा चली आई। 1 लाख साल पुराने भी शिलालेख मिले हैं जिन पे लिखा हुआ है आज आदमी भ्रष्ट हो गया, पहले बहुत शांत था। 1 लाख साल पहले भी यही चल रहा था। तो असल में क्या है, सिर्फ एक चीज का झंझट है जिसके कारण हम उपद्रव को महसूस करते हैं। अगर आप पूरी जिंदगी केवल एक ही जगह बिताएं तो आपको वो जगह कभी उपद्रव नहीं लगेगी जब तक आपको दूसरी जगह का पता ना। एक बच्चे को भुट्टा दिया जाता है, मक्का खाने को दी जाती है,
कहता बड़ा स्वाद है। बूढ़ा कहता है इसमें कोई स्वाद नहीं रहा, क्योंकि बूढ़े के पास पिछली चीज का और इस समय की चीज का कंपैरिजन है, और कंपैरिजन भी थोड़ा थोड़ा गलत है। पहले जब बुढ़ा खाता था तो उसके दूध के दांत थे, उनमें ज्यादा सेंसिटिविटी होती थी। फिर उसकी दांत गिर गए हैं, 2-4 बचे हैं, लेकिन उनसे भुंटा नोचे हुए हैं, और दांतों में वो नसें खत्म हो गई जो सेंसिटिव होती थी, जो स्वाद देती थी। अब भुट्टे का स्वाद से थोड़े ना लेना देना, तेरे दांत खराब हो गए। इस तरीके से इंसान जो है वो हमेशा पीछे को अच्छा और आगे को बुरा कहता रहता है। लेकिन अवेकनेस ऐसा नहीं कह सकती। मैं कभी नहीं कह सकता कि आज बुरा हो गया, पहले अच्छा था। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा कि मैं वर्तमान में जी रहा हूं तो मुझे पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा है। हाँ, उसमें वो स्वाद नहीं आता तो मैं जानता हूं कि मेरे दांतों के कारण नहीं आ रहा। तो इसलिए ये तुम्हारी बात अच्छी है, लेकिन इन अच्छी बातों ने ही ध्यानियों को बड़ा नुकसान पहुंचाया। अगर तुम मुझसे करने बैठे हो तो मैं यहां पे मौका मिलते ही ध्यानियों को डांट रहा हूं कि इन बातों से तुम्हें नुकसान होता है। मेरे पास एक बार लड़का, मैं दिल्ली में रहा करता था, और दिल्ली में बहुत रश एरिया में रहा करता था जहां बहुत भीड़ भाड़ थी। एक बार एक लड़का मेरे पास आया, वो ऋषिकेश से घूम के गया। 1 महीना ऋषिकेश में उसने बिताए होंगे। फिर वो मेरे पास पहुंचा और कहता, स्वामी जी ऋषिकेश में बहुत शांति है, यहां शांति नहीं है। मैंने कहा कैसे? कहने कि यहां हरियाली नहीं। मैंने कहा यहां तो बहुत हरियाली। हरियाली की अपनी भी परिभाषा। किसी के लिए खेत की हरियाली होती है, किसी के लिए लड़कियों की हरियाली होती, किसी के लिए मोटरसाइकिल की हरियाली होती। तो मैंने कहा यहाँ तो बहुत हरियाली, छत पे चल। मैं उसे ले गया और मैंने कहा देख कितनी सारी हरियाली चारों तरफ। बोला कहाँ स्वामी जी, एक भी पेड़ नहीं है, सब बिल्डिंगे। मैंने कहा इन्हीं बिल्डिंगों को मैंने नाम दे रखे हैं। वो बड़ी बिल्डिंग बरगद की, वो छोटी जो है एक झाड़ है, वो एक पतली बिल्डिंग यूकलिप्टिस की। मैं ऐसे देख लेता हूं। जंगल की शांति केवल जंगल में काम आती है, शहर आते ही खो जाती है। महावीर की असली परीक्षा जंगल में नहीं हो सकती है। महावीर की असली परीक्षा अगर आज होते तो मोटरसाइकिलों के शोर में होती, लेकिन उस समय मोटरसाइकिल का शोर नहीं था, तो किसी आदमी ने उनके कान में की लकड़ी डाल के कर ली थी कि देखें दिक्कत होगी तो तुम क्या जवाब दोगे। मैं बहुत आनंद की बात करूं और अभी जरा सी स्थितियां बिगड़ जाए, मेरा आनंद खो जाए तो बेकार है। तो मैं तो घर में भी रहा, आनंदित रहा, जंगल में रहा, कीचड़ में रहा, 5 स्टार होटल में भी रहा। मैं ऐसी स्थिति, ऐसे भी कैंप किए, बहुत भीड़ होती थी, और ऐसे कैंप जिसमें कोई आता नहीं, सब तरीके की चीजें की। आनंद मेरा अपना है, दूसरों पे डिपेंड कहां। तो ये जो प्रश्न है बहुत कीमती है, लेकिन भूल के साथ कीमती बना। ये हमारे कंपैरिजन करने वाले मस्तिष्क के कारण जो है ये प्रश्न पैदा होता है, नहीं तो ये प्रश्न पैदा नहीं होना चाहिए। मेरे पास आओ तो तुम देख के हैरान हो जाओगे। मैं तो दिन भर टीवी देखता रहता हूं, पूरे दिन मेरा टीवी चलता है। टीवी के साथ साथ मोबाइल भी चल लेता है, उसके बीच बीच में गप्पे भी चल लेती। मैं तो बिल्कुल उपद्रव में नहीं। पेड़ों की हरियाली का मुझे तो याद नहीं सताती। मुझे तो ऐसा नहीं होता ऑक्सीजन लेने मुझे जंगल जाना है। हर जगह ऑक्सीजन है, लेकिन लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान है। यहाँ कम ऑक्सीजन, यहाँ ज्यादा ऑक्सीजन। ये सब कहीं ना कहीं हमारे कंपैरिजन से खड़ी हुई चीजें हैं। और कंपैरिजन तो दुख है, चाहे वो दूसरे के जीवन देख के करो और चाहे तुम अपने ही जीवन में कंपैरिजन खड़ा कर लो। तुम अंबानी को देख के भी दुखी हो सकते हो कि एक अंबानी के पास इतनी और हमारे पास कम, और तुम अपने जीवन में भी कंपैरिजन से दुखी हो सकते हो कि पहले दांत 32 थे, अब 31 रह गए। तो कंपैरिजन अगर खत्म होगा तो कंपैरिजन दूसरों से नहीं, अपने अंदर भी कंपैरिजन खत्म हो जाना चाहिए। जिस आदमी का कंपैरिजन खत्म हो जाता है उसके पास शिकायत खत्म हो जाती है, क्योंकि सभी शिकायत कंपैरिजन से खड़ी होती है। हमारे पेट में दर्द, शिकायत क्यों? कल नहीं था। हमारे सर में दर्द, शिकायत क्यों? कल नहीं था, आज है। तो इंसान हमेशा कंपैरिजन में डोलता रहता है, इसलिए शिकायतों से भरा रहता है। जब मैं तो कहता हूं जब दर्द नहीं था तो उसका मजा था, अब दर्द है, दर्द का मजा लो।
पहले दर्द नहीं था तो मुस्कुरा के मजा ले रहे थे, अब दर्द है तो रो के मजा लो। दोनों के इनकाउंटर करने के तरीके, लेकिन वर्तमान में हो जाओ। तो इसलिए तुम्हारा ये प्रश्न अच्छे होने के बावजूद भी थोड़ा भ्रम पैदा करता है।